फ्रेंड्स, जो आपका ब्लैक बॉडी वाला चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी हद तक स्टडी कर चुके हैं और आज जो है हम कोशिश करते हैं कि ब्लैक बॉडी के जो प्लैंक्स लॉ को हमने पढ़ा है, प्लैंक्स लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, प्लैंक्स लॉ से सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, सबसे पहले हमने प्लैंक्स लॉ से वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ को ड्राइव किया था। उसके बाद हमने रैले जीन्स लॉ को ड्राइव किया। उसके बाद हम इस चीज़ को सॉल्व करते गए और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को प्रूव किया। आज हमें क्या करना है, इसी प्लैंक्स लॉ से स्टीफन लॉ को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टीफन लॉ क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए। उसके बाद हम इसके जो नोट्स हैं उससे स्टडी करेंगे। स्टीफन लॉ के लिए मैं ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, आप स्टीफन लॉ को अच्छे से समझिए। और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको देख सकते हो। देखिए स्टीफन लॉ क्या कहता है कि ई जो होता है, अब ई क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ई होता है एनर्जी पर यूनिट। देखिए ई होता है एनर्जी यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो पास करती है उसको मैं कहता हूँ ई। और एक होता है यू, ये तो होता है एनर्जी इंटेंसिटी। ई होता है एनर्जी इंटेंसिटी, और एनर्जी इंटेंसिटी विद्युत एनर्जी इंटेंसिटी ऊर्जा तीव्रता यानी कि पर यूनिट एरिया से पर सेकंड जो एनर्जी पास करती है उसको कहते हैं एनर्जी इंटेंसिटी। और जूल पर मीटर क्यूब यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम से जो एनर्जी पास करती है वो होती है यू, ठीक है ना, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, यू एनर्जी डेंसिटी है और ई एनर्जी इंटेंसिटी है, ठीक है ना। यू एनर्जी डेंसिटी है और ई एनर्जी इंटेंसिटी है। इसको स्पेक्ट्रल एनर्जी इंटेंसिटी भी कह देते हैं, इसको स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी भी कह देते हैं। अब देखिए जो हमारा जो मेन यहाँ पे मकसद है, मेन जो रूल है स्टीफन का रूल है। स्टीफन ने क्या बताया था कि एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकंड यानी कि ई ही तो है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो एनर्जी पास करती है वो जो एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल होती है T⁴ के, उस बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं वहाँ कांस्टेंट आता है सिग्मा, और सिग्मा जो होता है उसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, क्योंकि बोल्ट्जमान ने बाद में करेक्शन की थी। और इसकी वैल्यू होती है 567, याद रखना है, और 8 5.67 इंटू 10⁻⁻8, तो 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अब इसकी यूनिट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? सिंपल सा आप काम करना है, सिग्मा की वैल्यू निकाल लीजिए। सिंपल सा काम करना है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आएगी E/T⁴ आएगी। अब E का क्या है यूनिट? E की यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसमें जो जूल पर सेकंड है उसको वॉट लिख देते हैं, तो ये हो जाता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि E है वॉट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय T4, यानी कि हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, है ना, यानी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴, ये इसका क्या आ जाएगा यूनिट। यानी कि कहने का मतलब आपके पास सिंपल आ गया। अगर मैं दोबारा बताने की कोशिश करूं कि जो ब्लैक बॉडी का कर्व हम स्टडी कर रहे हैं जो ल्यूमर प्रिंगशैम ने दिया था, उसमें आज हम स्टीफन लॉ को प्रूफ करने वाले हैं प्लैंक्स लॉ की हेल्प से। उसके अंदर आज हम कहाँ पहुँच गए हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल फंडा मैंने आपको बताया है जो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा बात करते हैं, जस्ट 1 मिनट। हमने क्या बात की कि E = सिग्मा T⁴ है ना, तो सिग्मा यहाँ पे हो गया E/T⁴। E होता है जूल अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड। अब इसके अंदर एक चीज़ आप लोग क्लियर देखिए बेटा, जो जूल पर सेकंड है इसको वॉट लिख सकता हूँ, तो E हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। जब इसको यहाँ वॉट पर मीटर स्क्वायर रखोगे तो नीचे T⁴ है,
यानी कि सिग्मा हो जाएगा E/T की पावर 4, यानी कि केल्विन रेज टू पावर 4। ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू पावर 4। ये आपके पास हो जाता है। अब देखिए ये क्लियर हो जाता है आपको स्टीफन्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टीफन्स लॉ को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन से लॉ का? प्लैंक्स लॉ का। कौन से लॉ का? प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का जो फॉर्मूला है वो आपको लर्न होना चाहिए। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का फॉर्मूला क्या है आप ये बखूबी जानते हो। क्या है फॉर्मूला? तो आपको ये पता है, सिंपल काम करना है। U लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई HC बाई लैम्डा रेस टू पावर 5 डिवाइडेड बाई E रेस टू पावर HC बाई लैम्डा KT माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। ये क्या है आपके पास? वो फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? अपने पास जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? यही होता है। यहाँ पे क्या होता है? -1 और यहाँ होता है डी के साथ डी लैम्डा होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं डी लैम्डा होता है। ये आपके पास प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है डी लैम्डा, यानी कि हमें ई कैलकुलेट करना है और U लैम्डा डी लैम्डा आपके पास है। तो आप क्या करोगे? मैं सिंपल बता देता हूँ। आप एक ही काम करोगे, आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है। अब देखिए ब्लैक बॉडी का कर्व जो है वो क्या था, ज़रा देखिए। ब्लैक बॉडी का जो कर्व आया था जब हम लैम्डा के साथ U लैम्डा को ड्रॉ करते हैं तो उसका कर्व क्या आया था? ये आया था। अब समझिए ज़रा, जब ये कर्व हमने ड्रॉ किया था तो आपको भी ये बात पता है कि यहाँ से डैश डैश जब मिलाते हैं तो यहाँ लैम्डा m था, किसी टेम्परेचर T पे ये कर्व था, ये था U लैम्डा m। अब देखिए जब आप पूरे कर्व के नीचे का एरिया निकालना चाहते हो तो क्या करते हो? U लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन कर दो अगर आप 0 टू इन्फिनिटी, तो वो क्या देता है आपको? टोटल U देता है। क्या देता है? टोटल U देता है। यानी कि आप ये बहुत चीज़ अच्छे से जानते हो कि y/dx जब आप करते हो तो वो 0 टू इनफाइनाइट, तो वो आपको क्या देता है? पूरा नीचे का एरिया देता है। यहाँ y की जगह U लैम्डा है, x की जगह लैम्डा है, तो इसका मतलब यहाँ y की जगह क्या है? y की जगह U लैम्डा है, x की जगह क्या है? लैम्डा, क्योंकि जो कर्व है वो किस किस के बीच में है? लैम्डा और U लैम्डा के बीच। तो जो एरिया y/dx का इंटीग्रेशन करके निकालते हो वो U लैम्डा इंटू डी लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या आ गया? dx की जगह डी लैम्डा आ गया और y की जगह क्या आ गया? U लैम्डा। y एक्सिस पे ध्यान दीजिए, y एक्सिस पे U लैम्डा है, x एक्सिस पे लैम्डा है। तो उस तरीके से जब कर्व ड्रॉ करते हो तो कर्व में टोटल U जो होता है वो ये आ जाता है। यानी कि जो टोटल U आप निकालोगे वो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से जो वैल्यू आती है, यानी कि टोटल U जो निकालोगे, मैं जब इसका नोट से पढ़ाऊंगा ना आपको तो टेंशन ही नहीं लेने की ज़रूरत, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा सारा। जब ये चीज़ क्लियर होगी, पहले के जो 5-7 मिनट में बताता हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी। अब U लैम्डा डी लैम्डा हमने अभी निकाला है, क्या है? 8 पाई HC अपॉन लैम्डा की पावर 4। तो कहने का मतलब लैम्डा की पावर 5 है अपॉन में, तो वो लैम्डा की पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगी। चलो -5 ना भी पुट करो तो उसको क्या रखो? 1 अपॉन, उसको वही रखो 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5, फिर इनटू में डी लैम्डा तो ऊपर है ही, नीचे क्या है? E रेस टू पावर HC बाई लैम्डा KT माइनस लैम्डा KT माइनस 1, इस तरीके से। यानी कि जब यहाँ पे U लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। यानी कि जब U लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा कि U आपके पास क्या है? मैं फिर बता रहा हूँ, 0 टू इनफाइनाइट U लैम्डा डी लैम्डा है, और इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो U क्या आ जाएगा? U क्या आ जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट 8 पाई HC अपॉन लैम्डा रेस टू पावर 5 1 अपॉन E रेस टू पावर HC बाई लैम्डा KT माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। अब आप सिंपल काम कीजिए, HC बाई लैम्डा KT को x अज्यूम कर लीजिए और पूरी इक्वेशन को x में कन्वर्ट कर लीजिए। जब पूरी इक्वेशन को x में कन्वर्ट कर लोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि यहाँ से U की वैल्यू जब निकालोगे तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ ग्रीन कलर में। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 3 dx
डिवाइडेड बाय ई एक्स माइनस 1 ये बचेगा। और इसकी वैल्यू पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई 4/15। ये हम इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हो तो ये बनता है, तो उसकी वैल्यू ये पुट करके फाइनली आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपल सी बात आपको समझ आ गई कि आंसर कैसे निकालना है। फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब यही चीज़ जो मैंने यहाँ बताई है, इसी प्रोसेस से हम इसको शुरू करते हैं। तो चलते हैं हमारे नोट्स के ऊपर और इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। दोस्तों मैंने ये आपको बात बहुत अच्छे से समझा दी है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गई है। अब देखिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यू लैम्डा डी लैम्डा ये होता है, ये हमने प्रूफ किया था इससे एक लेक्चर छोड़ के पिछले लेक्चर में। ये ब्लैक बॉडी का आपका जो भी लेक्चर उसके पिछले सीरीज़ के लेक्चर आपको ज़रूर सुन लेने चाहिए ताकि आपको ये सारा समझ आ जाए इसका डेरिवेशन कैसे किया। ये प्लांक्स लॉ से प्लांक्स रेडिएशन लॉ का ये क्या है, डेरिवेशन है। अब देखिए ये चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई कि u जो होता है वो u लैम्डा डी लैम्डा का 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है। हमें निकालना है e, क्योंकि हमें प्रूफ करना है e इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू पावर 4। तो इसके अंदर e निकालना है और उसके लिए हमें u पता है। और e जो होता है, अब u से e कैसे निकलेगा जी, तो e जो होता है वो होता है cu/4। जब आपको हम चैप्टर इसके अंदर जब प्रेशर रेडिएशन की बात हम करेंगे इस चैप्टर में आगे जाके, तो वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा, ये फॉर्मूला वहाँ पे आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि E जो होता है वो Cu/4 कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि E जो होता है वो Cu कैसे होता है। अगर E का आपको Cu पता चल गया कैसे होता है, तो E Cu/4 कैसे होगा वो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा जब हम डिफ्यूज्ड वेव्स की बात करेंगे, डिफ्यूज्ड रेडिएशन विसरित विकिरणों की बात करेंगे। फिलहाल ECU कैसे हुआ जी, क्वेश्चन तो अराइज होता है। तो देखिए समझो बेटा, E को Cu कैसे लिखोगे, C होता है लाइट की वेलोसिटी, प्रकाश का वेग, U होता है जूल पर मीटर क्यूब। देखिए मैंने C और U का मल्टीप्लाई किया, तो आप इक्वल का साइन लगा के C और U का मल्टीप्लाई करो, C एंड U, और इक्वल का साइन लगा के एक चीज़ समझिए, C का मात्रक क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है इसका यूनिट। U का यूनिट क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, U का यूनिट होता है जूल अपॉन मीटर की पावर 3। अब ध्यान दीजिए जूल अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी होती है U, जो पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है जूल पर मीटर क्यूब, और C है मीटर पर सेकंड। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया बेटा, बच गया मीटर का स्क्वायर, तो ये बच गया जूल अपॉन में क्या बच गया, मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। और ये क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ये E है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट बराबर है। E और E को Cu लिख सकता हूँ मैं, E को क्या लिख सकता हूँ, Cu लिख सकता हूँ। ये तो हो गया सिंपल वेव के लिए। और जब आप बात करते हो एक डिफ्यूज्ड वेव की, तो E हो जाता है Cu/4। तो वो हम बात करेंगे आगे। तो फिलहाल देखिए U होता है U लैम्डा डी लैम्डा, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये ब्लैक बॉडी का कर्व होता है, इस तरफ लैम्डा होता है, इस तरफ U लैम्डा होता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब जब नीचे का पूरा एरिया आपको निकालना हो, नीचे का पूरा एरिया इस लैम्डा एक्सेस और कर्व के बीच में, तो वो क्या होता है, यही होता है। 0 to इन्फिनिटी तक ये कर्व जाएगा, तो 0 to इनफाइनाइट U लैम्डा डी लैम्डा। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर इधर x एक्सेस है और इधर है y एक्सेस, और ये कोई कर्व है, मैंने ऐसे ही रैंडम कर्व ले लिया, इस कर्व के ऊपर यहाँ कोई पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है। अब ये पॉइंट देखिए क्या है, ये x1 है, ये x2 है, और कोई आपको पूछे x1 से x2 के बीच में ये जो नीचे का कर्व का एरिया है ये बताइए, तो आप क्या करोगे कि सर ऐसे करो, y dx निकाल लो और y dx का इंटीग्रेशन कर दो x1 से x2 तक, समाकलन कर दो x1 से x2 y dx का, है ना, यही कहोगे। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपको कोई एरिया पूछेगा कि भाई ये वाला एरिया निकालिए इसके नीचे नीचे का, तो आप क्या करोगे, x1 to x2 इंटीग्रेशन करोगे y dx का। y की जगह क्या है, u लैम्डा, और x की जगह क्या है, लैम्डा, और कर्व पूरा क्या है, 0 to इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा। अब देखिए u लैम्डा डी लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं,
जब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि 8πhc तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बाकी सारा रह गया अंदर। अब देखिए, अब hc/λ/kT को x मान लीजिए। जब x मान लोगे तो x को नीचे ले जाओ और लैम्डा को इधर निकाल लो, तो लैम्डा हो जाएगा hc/x/kT। कुछ भी तो नहीं किया। जो hc/λ/kT को x माना है, उसमें हमने क्या कर लिया, ये x जो है वो लैम्डा की जगह ले गए और लैम्डा को x की जगह, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, hc/λ/kT आ गया। क्या आ गया, ये देखिए, लैम्डा क्या आ गया, hc/x/kT आ गया, क्योंकि x और लैम्डा क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। अब इसका कर दीजिए डी लैम्डा, क्योंकि डी लैम्डा तो निकालना पड़ेगा। अब तो आपको क्लियर बात होगी कि जहाँ लैम्डा की पावर 5 है वहाँ पे hc/x/kT को रख दीजिए। तो यहाँ पे 1/λ की पावर 5 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जब इसको यहाँ पुट करोगे ये चीज़, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x की पावर 5, k की पावर 5, t की पावर 5, यानी कि ये टर्म तो बन जाएगी ये, क्योंकि यहाँ क्या है, 1/λ की पावर 5 है, यानी कि 1/λ5, तो इसकी पावर 5 का उल्टा हो जाएगा। तो hc/x/kT क्या हो जाएगा, xkt/hc की पावर 5, तो xkt/hc की पावर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 होगी। इतना स्टेप ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल जो आपका पहला स्टेप है वो हो गया। अब देखिए, hc/λ/kT को x रख दिया, तो सेकंड स्टेप क्या बन गया, 1/e⁻⁻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 ⁻
बन गया। आपके पास दोनों स्टेप इजीली सॉल्व हो गए। उसके बाद जो लैम्डा है उसका निकाल लीजिए डी लैम्डा। जब लैम्डा का डी लैम्डा निकालोगे तो ये तो लैम्डा का डी लैम्डा हो गया। एच सी बाई के टी तो कांस्टेंट है, वैसे ही पड़ा है, और 1/x का हो जाएगा, अब देखिए 1/x है इसमें, उसका हो जाएगा -1/x² dx। तो -1/x² dx इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -hc/x² kt इंटू dx, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बात। लैम्डा जो है वो आपके पास क्या है, hc/x kt, उसका जो आप डी लैम्डा निकाल रहे हो वो क्या आ रहा है, -hc/x² kt इंटू में क्या आ रहा है पूरे के dx आ रहा है इंटू में, ठीक है ना। इंटू में क्या आ रहा है पूरे के dx आ रहा है, ठीक है। ये बन जाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम, ये चीज़ बन जाएगी। अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पे लिमिट कैसे लगानी है। पहले जो लिमिट है वो क्या थी, 0 टू क्या थी, लैम्डा थी। पहले जो लिमिट थी वो क्या थी, 0 टू लैम्डा, 0 टू इन्फिनिटी थी। अब इन्फिनिटी टू 0 कैसे होगी भाई, और हालांकि यहाँ माइनस है, ये माइनस इसको फिर 0 से इन्फिनिटी कर देगा, क्योंकि आपको पता है 0 टू a कोई भी लिमिट है वो होती है माइनस का a टू 0। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसका मतलब आप माइनस को यहाँ पे क्या हो, माइनस को ख़त्म कर दो, लिमिट फिर से उल्टी कर दो, ठीक है ना। जो इनिशियल है उसको फाइनल कर दो, जो फाइनल पोजीशन है उसको इनिशियल कर दो। तो इन्फिनिटी से 0 जो है वो 0 से इन्फिनिटी ही दोबारा हो जाएगी जब ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि अगले स्टेप में हमने ऐसा किया है, देखिए अब देखिए अभी तक यहाँ पर माइनस चल रहा है, जैसे ही मैंने माइनस को हटाया उससे अगले स्टेप में माइनस को ख़त्म किया, उसी टाइम ये 0 टू इन्फिनिटी हो गया और ब्रैकेट में ये बच गया, जिसकी बात हम शुरू में कर चुके हैं। हमने बोला था कि यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू क्या होगी इंटीग्रेशन की, π4/15, उसको यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखिए फ़िलहाल ऊपर चलते हैं दोबारा से। अब ये चीज़ समझ आ गई आपको, वैल्यू पुट कर दी। अब लिमिट की बात कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहले तो x की पहले तो वैल्यू होती थी वो लैम्डा की, अब वो हो रही है x की। तो जब लैम्डा की वैल्यू 0 है तो इस फॉर्मूले से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, hc/0 इंटू के टी, और ये 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत। यानी कि जब तो लैम्डा 0 है तब तो x अनंत है। तो ये देखिए लैम्डा 0 था, वहाँ अनंत लग दिया, क्योंकि पहले लिमिट क्या थी, पहले लिमिट क्या थी, क्लियर होगी बात, कि यहाँ पर पहले लिमिट की बात करो तो पहली जो लिमिट थी वो तो क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी थी। अब 0 की जगह इन्फिनिटी आ गया, यहाँ से पता चल गया लैम्डा 0 तो x इन्फिनिटी है। अब लैम्डा को इनफाइनाइट पुट कर दीजिए तो x के नीचे hc/इनफाइनाइट kt हो जाएगा, और 1/इनफाइनाइट 0 होता है। तो जब इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू 0 है, तो यानी कि जब इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू 0 है, इसलिए लिमिट होगी इनफाइनाइट टू 0, ठीक है भाई। अब जितने कांस्टेंट्स वगैरह सारे सॉल्व कर लेंगे, जनरली मैं बता रहा हूँ, अभी तो फ़िलहाल सबको बाहर निकाला है। और वैसे आप देख सकते हो, देखो
एक एच सी ये रहा, एक एच सी ये रहा, तो ऊपर तो हो गया एच स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे है एच की पावर 5 सी की पावर 5, तो ये नीचे बच जाएगा 1/एच की पावर 3 सी की पावर 3। ठीक है ना। तो एच सी वाला फंडा तो सॉल्व हो गया। 8 पाई एच सी के अंदर ये एच सी कट जाएगा, ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा लिमिट चेंज करने में। ठीक है। उसके बाद देखिए एच सी से एच सी कट जाएगा, यहाँ बचेगा एच क्यूब सी क्यूब। एक्स की पावर 5 इस एक्स की पावर 2 से कटेगी। ठीक है ना। एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 2 से कटेगी और जब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो ये ऊपर एक्स की पावर 3 बच जाएगी, यानी कि एक्स की पावर तो 3 बच रही है, फिर 8 पाई तो पड़ा है लेकिन एच की पावर 3 बच रही है, सी की पावर 3 बच रही है और के टी वैसे का वैसे बच रहा है, सारे का सारा बच रहा है। नहीं बच रहा, कहाँ बच रहा है, के टी भी तो कट रहा है। ये के टी इस K5T5 से कटेगा, बचेगा K4T4 और हमें यहीं तक लेके आना था। T4 आ गया, बहुत अच्छा हो गया क्योंकि हमें T4 ही तो लाना है। K4T4 और एक्स क्यूब और नीचे ई की पावर x-1, ये समाकलन के अंदर वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। तो देखिए सारा सॉल्व कर लेंगे, यही चीज़ सारा सॉल्व कर लिया, मैंने जो बताया है वही चीज़ बच गई। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है π4/15, ये रख दिया। π4/15 जैसे ही रखा तो ये वैल्यू आ गई देखिए। उसके बाद देखिए पाई की वैल्यू और चेंज हो गई, ये 15 तो नीचे पड़ा रहेगा वैसे का वैसे। पाई की वैल्यू 4 ये और 1 ये, पाई की वैल्यू 5 हो गई, टी की पावर 4। इसको एक, ये पूरे कांस्टेंट है सारे, इसको रख दीजिए कैपिटल ए मान लीजिए, तो कैपिटल ए टी की पावर 4 हो गया। ठीक है। अब आपको पता है ई होता है CU/4, ये मैं बता चुका हूँ, अब ज़्यादा इसको लटकाएं ना क्योंकि ये आपको पता है। अब ई होता है CU/4 बता चुका हूँ। यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दीजिए AT4, तो यह हो जाए, ये AT4 पुट करोगे, T4 बाहर निकाल लीजिए, a को C/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा CA/4। CA/4 का मतलब कि इसको आपको जो ये वैल्यू है a, इसको क्या कर देना है, C/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो C/4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिए ऊपर एक C बढ़ रहा है ना, ऊपर एक C बढ़ रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, C की पावर 2 रह जाएगी क्योंकि C की पावर 3 है ना, ये देखो ये C की पावर 2 रह जाएगी और ये 4 इससे कटेगा, ऊपर 2 रह जाएगा, यानी कि 2π5 K4 15 H³ C³ बचेगा। ठीक है ना। तो देखिए यही बचा है और T4 पड़ा है, ये होता है सिग्मा। जब सब की वैल्यू पुट कर देते हैं तो सिग्मा की वैल्यू ये आ जाती है। सब की वैल्यू क्या क्या पुट करते हैं अब आपको ये पता है। पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻38 जूल कैल्विन इनवर्स, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और उसके बाद सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ई की वैल्यू आ जाती है, ये आपके पास इसका आंसर क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका क्या था, आपको समझ आ गया होगा पूरा। ये आपका आज का टॉपिक था पूरा, जिसके अंदर हमने क्या किया है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की हेल्प से हमने स्टीफन्स लॉ को प्रूफ किया है। तो मैं आपको इतना ही बता देता हूँ, अगर आप दोबारा इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि मुझे u निकालना था, जो मैंने 0 to इन्फिनिटी u लैम्डा d लैम्डा से निकाला। इसकी वैल्यू मेरे पास थी, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, अंदर जो बचा वो, जब मैंने HC/लैम्डा KT को x मान लिया, HC/लैम्डा KT को, HC/लैम्डा KT को जब मैंने x मान लिया तो जो ये चीज़ थी ये इन्फिनिटी से 0 हो गई थी, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ रहा था, वो यूटिलाइज़ हो गया। उसने क्या कर दिया, बस बच्चों को यही दिक्कत होती है, उसने इसको क्या कर दिया 0 to इन्फिनिटी, लेकिन ब्रैकेट में बच गया x³ dx अपॉन EX-1, जिसकी वैल्यू होती है π4/15। बाकी सारे कांस्टेंट थे, जब इससे ये मल्टीप्लाई हो गया उसको एक कांस्टेंट a नाम दे दिया और उसके बाद मुझे क्या पता चला कि u आ गया AT⁴। उसके बाद मैंने e निकाला जो CU/4 था, वो हो गया AC आपके पास, क्योंकि c का मल्टीप्लाई हो गया AC/4 इंटू T4। इसको सिग्मा निकाल दिया क्योंकि सिग्मा होता है, जब प्रूफ किया तो सिग्मा की वैल्यू के बराबर है। ये देखिए ये आ गया, a मान लिया। उसके बाद CU/4 जब लगाया e को तो ECU/4 करके ये निकाला। उसके बाद क्या आ गया, ये इसका रिज़ल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास पूरा जो है प्रूफ हो गया, कौन सा,
स्टीफन्स लॉ प्रूफ हो गया किससे, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से। अगले लेक्चर के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से इसी लॉ को प्रूफ करेंगे, E = σ T⁴। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से उसको प्रूफ करेंगे। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें, उनको इसका लाभ मिले और इसी तरीके से आगे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का हरदीप सर से जुड़ने के लिए।